हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव। ये मेरा छठा लेक्चर है। इसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी पे बात करेंगे। आप अपनी स्लाइड मतलब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्या-क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आज। व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, हू मेक दिस पॉलिसी, रूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी और आखिरी में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हाँ, तो हेलो फ्रेंड्स, मैं गितेश यादव। ये हमारा लेक्चर छठा है और जो हमारा सिलेबस है, तो सिलेबस का जो तीसरा वाला पॉइंट है उसके बारे में ये दिया हुआ है। तो आइए हम मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो क्या होती है मॉनेटरी पॉलिसी? व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? तो ये मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मुद्रा की आपूर्ति और ब्याज दर का प्रबंधन शामिल होता है इस इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है। और मुद्रास्फीति, खपत, विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा उपयोग की जाने वाली आर्थिक नीतियों का मांग पक्ष है। तो ये हमें समझ में आता है कि किस तरीके से हमें मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करती है और क्या उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन की मात्रा का प्रबंधन करना और आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना। ठीक है, इसका उद्देश्य है ये। उद्देश्य हम ये अगली स्लाइड में भी और देखेंगे अच्छे से। फिर मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ये 3 नंबर के हिसाब से मैंने लिखी है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हमारे 3 नंबर में अब 2 ही लाइन आती है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ये 5 नंबर में भी आएगा ना, तो इसमें क्वेश्चन आएगा कि पहला तो यही, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति क्या है, कौन निर्धारित करता है ना, ये कौन निर्धारण करता है इसका। और तीसरा पक्ष ये आएगा कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं। तो 8 लाइनें रहती हैं लगभग। उस 8 लाइनों में से 2 लाइन इसमें चली जाएगी। कौन बनाता है? तो अभी हमने ये देख लिया कि सेंट्रल बैंक बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी, हर कंट्री में बनती है। तो भारत के संदर्भ में कौन बनाएगा? ये आरबीआई बनाती है। ठीक है, फिर आते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। इसमें क्या है? पहला, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, यानी कि तीव्र आर्थिक विकास का एक उद्देश्य रहता है कि फिर मूल्य स्थिरता लेकर आनी रहती है, कि जैसा कि आप देखते होंगे कि कईयों बार जो है रुपए की वैल्यू कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो इसमें मूल्य स्थिरता लेकर आना, इससे क्या होता है कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो प्रभावित हो जाता है। नहीं तो अगर ये भरोसा अगर नहीं रहा इन्वेस्टर्स को कि यार मज़ा नहीं आ रहा, जैसे श्रीलंका में हमें देखने को मिला, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेनली मॉनेटरी पॉलिसी के साथ साथ फिस्कल पॉलिसी भी वहाँ पे दम छोड़ गई थी। तो उस चीज़ों को यहाँ पे रहता है। फिर विनिमय दर की स्थिरता, स्थिरता बनाए रखना है किसमें? विनिमय दर में, यानी कि एक्सचेंज रेट में। एक्सचेंज रेट क्या है कि ये रुपया हो गया और ये डॉलर हो गया। तो इसमें एक्सचेंज रेट में बनाए रखने के लिए रहता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि रुपयों की वैल्यू काफ़ी गिर गई है हमारे डॉलर के संदर्भ में 80 रुपए तक हो गई है ना। तो इससे होता ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में मेनली जो क्या बोलते हैं, आपका विश्वसनीयता है रुपए को लेकर के, वो गिर जाती है। तो इसको ही कंट्रोल करने के लिए आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का यूज़ करता है। और ये यूज़ कैसे करते हैं? इसमें बेसिकली दो धारी तलवार रहती है। बेसिकली जब भी रुपए की वैल्यू को कंट्रोल करने की बात आती है, तो इसमें ब्याज दर को बढ़ा दिया जाता है। इससे होता क्या है कि ब्याज दर के बढ़ने से फॉरेन इन्वेस्टर्स आकर्षित होते हैं यहाँ पे, क्योंकि उन्हें जो भी पैसा वो डिपॉजिट करेंगे करेंगे उसके लिए उनको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। तो ये जो रहता है ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए तो पॉजिटिव रहता है, मगर भारत में जो रहते हैं उनके लिए नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ देता है। तो इसलिए कहते हैं कि रुपए की वैल्यू गिरने टाइम जो आरबीआई जो नीति अपनाती है वो दो धारी तलवार पे चलने जैसा होता है, कि जैसे ही एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है फॉरेन इन्वेस्टर के तौर पे और एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया डोमेस्टिक इन्वेस्टर के तौर पे, क्योंकि वो फिर यहाँ से भगने की कोशिश करेंगे ना। फिर भुगतान संतुलन को बनाए रखना है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को बनाने में हेल्प करता है कौन? मॉनेटरी पॉलिसी हमें हेल्प करती है। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट इसका भी उद्देश्य है, और फिस्कल पॉलिसी का भी एक उद्देश्य होता है इसका, राजकोषीय नीति का। हम डिफरेंस देखेंगे इसका, फिस्कल पॉलिसी वर्सेस मॉनेटरी पॉलिसी में। फिर न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, यानी कि पैसों की तटस्थता, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा ही कि कैसे करता है वो। फिर सामान्य आय वितरण को सामान्य करने में ये भूमिका निभाता है कौन? मॉनेटरी पॉलिसी। ये कैसे निभा सकता है? जैसा कि हमने देखा है कि लेंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हम देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देने की योजना जो आरबीआई की है।
तो प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, स्मॉल सेक्टर हो गया, खादी हो गया, खादी एवं ग्राम उद्योग वाले जो हो गए, ठीक है, और स्वयं सहायता समूह हो गए, ये प्रियोरिटी सेक्टर लेंडिंग से है। तो आरबीआई का कहने का ये है कि आप जब के पास जब भी जैसे कोई एक बिजनेसमैन खड़ा हुआ है और एक फार्मर खड़ा हुआ है, तो प्रियोरिटी सेक्टर के हिसाब से आपको इनको ज़्यादा वरीयता देनी है, इनको नहीं देनी। सीधा सिंपल कंसेप्ट है ये। तो इससे क्या होगा, आय समानता बढ़ेगी, व्यापार चक्र को नियंत्रित करें, ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से, जैसे सीआरआर हो गया, ठीक है, टूल्स हम बात करेंगे आगे, सीआरआर हो गया, एसएलआर हो गया, है ना, रेपो रेट हो गया, तो इनके माध्यम से क्या होता है, ये मनी की स्टेबिलिटी को रखने में हेल्प करता है कौन, मॉनेटरी पॉलिसी। तो इससे होता क्या है कि व्यापार चक्र को नियंत्रित करने में ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, जैसा कि अगर आप देखोगे कि 1929 में जो हमारे यहाँ आर्थिक मंदी आई थी, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई थी, तो उसमें एक रीजन यही था कि जो व्यापारिक ढांचा, वो सॉरी मॉनेटरी पॉलिसी का जो बैंकिंग ढांचा था वो पूरा ढह गया था। ठीक है, फिर निर्यात को बढ़ावा देना और आयात को स्थापन करना, ठीक है, यानी कि प्रमोट एक्सपोर्ट एंड सब्सिट्यूट इम्पोर्ट। ठीक है, तो सीधा वही है यहाँ पे कि जैसे क्या करना है कि मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से लोन वगैरह प्रोवाइड करना है, और प्रोवाइड करते हुए हमारे यहाँ उसको बढ़ावा देना है, बिजनेस को बढ़ावा देना है। तो इससे होगा क्या कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर पाएंगे और सब्सिट्यूट कर देंगे किसको, इम्पोर्ट को। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन ये होता है कि जिस चीज़ का आप इम्पोर्ट कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कि ये बाल्टी का आप अगर आप इम्पोर्ट करते हो, तो इसी का उत्पादन आप अपने देश में करने लगो, हाँ, उसी का प्रोडक्शन आप करने लगो, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन। ठीक है, तो ये उसी को यहाँ पे बता रहा है, आयात को स्थानापन्न करना, जीवन स्तर में सुधार और मुद्रास्फीति और अपस्फीति का नियंत्रण। ये जो मैंने 11वां पॉइंट लिखा है, जब भी आप अपना आंसर लिखेंगे ना, तो इसको पहला आंसर बनाना। मेन मुद्रास्फीति और अपस्फीति नियंत्रण ही होता है। ठीक है, फिर दूसरा जब आप बनाएंगे तो इसमें आप है ना कंट्रोल बिजनेस साइकिल बनाना, इसको फर्स्ट बनाना, ये सेकंड हो जाएगा कंट्रोल बिजनेस साइकिल। ठीक है, फिर प्राइस स्टेबिलिटी 3 हो जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट चौथा हो जाएगा, और रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ पांचवा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप अपने पॉइंट्स अलग अलग बना सकते हैं। ये पूरा के पूरे क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव्स थे, किसके, मॉनेटरी पॉलिसी के। तो आपके ऊपर क्वेश्चन जब भी आएगा कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, हु क्रिएट्स मॉनेटरी पॉलिसी, कौन बनाता है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो बेसिकली सबसे बड़ा क्वेश्चन यही बनेगा इसमें, इससे अलावा इसके और कुछ क्वेश्चन नहीं बने। इसके अलावा फिर बनेंगे तो 3-3 नंबर में बनेंगे, जिसमें अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के यूज़ कर सकते हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, और अच्छी बात ये है कि वहाँ पे जब आप आंसर राइटिंग करेंगे अपने एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना स्कोप ही नहीं है वहाँ पे आपकी बात। आपको अगर जैसे बड़े नंबर में भी अगर ये क्वेश्चन आ गया, तो बड़े में भी आपको 2 ही पेज मिलने हैं, और उसी में ये सब निकल जाएगा। ठीक है, फिर मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या क्या होते हैं, हम इस पे बात कर लेते हैं। तो दो टूल्स होते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव को हिंदी में हम मात्रात्मक कहते हैं, मात्रात्मक, पर इसको हम कहते हैं गुणात्मक। ठीक है, अब पहला आता है इसमें बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट पॉलिसी ये रहती है कि इसमें कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, है ना, इसमें कमर्शियल बैंक्स द्वारा जो वो सॉरी आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड किया जाता है, मगर इसमें सिक्योरिटी नहीं लगती है। विदाउट सिक्योरिटी जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है आरबीआई द्वारा, किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हैं, रेट एट विच आरबीआई प्रोवाइड्स लोन टू कमर्शियल बैंक विदाउट प्रोवाइडिंग एनी सिक्योरिटी, है ना, बिना किसी सिक्योरिटी के केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करना, जिस दर पे ऋण प्रदान किया जाता है उसे हम बैंक रेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि जो आरबीआई है वो ओपन मार्केट में, यानी कि खुले तौर पे क्या करता है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता है। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचता है कौन, आरबीआई, और आरबीआई खुद नहीं बेचता है, ये कमर्शियल बैंक के माध्यम से बिकवाता है। किसको बेचते हैं ये, अपने जो डिपॉजिटर्स हैं, या किसी को भी, रेसिडेंट को, नॉन रेसिडेंट को बेच सकते हैं। तो ये होता है नॉन ओपन मार्केट ऑपरेशन। और ध्यान रखिएगा कि 3 मार्क्स में आया भी है 2020। ठीक है, 2020 में ये 3 मार्कर में आया भी है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की नीति, खुले बाजार का नीति में ये रहता है कि केंद्रीय बैंक
वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बिक्री करता है। ठीक है, यही है इसका सीधा, आप 3 नंबर में आप इसे लिख सकते हैं। फिर होता है लीगल लीगल रिजर्व रेशियो, यानी कि वैधानिक अनुपात, वैधानिक आरक्षण अनुपात। ये दो होते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। तो सीआरआर में ये होता है कि एक जो भी बैंक का जितना भी टोटल डिपॉजिट होता है, इसका एक रेशियो फिक्स कर दिया जाता है, जो कमर्शियल बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, और एसएलआर में ये रहता है कि वही फिर से एक रेशियो फिक्स रहता है। ये एक डिफरेंस है दोनों में कि रेशियो फिक्स रहता है और ये बैंक को खुद रखना पड़ता है अपने पास। ठीक है, वहीं अगर आप सीआरआर की बात करेंगे तो ये केवल कैश में होता है। ठीक है, और ये जब एसएलआर की बात करेंगे तो ये कैश में भी हो सकता है। ठीक है, ये गोल्ड में हो सकता है। ठीक है, ये सिक्योरिटीज में हो सकता है। जो भी आरबीआई बताता है कि यार इस फॉर्म में आप एसएलआर अपना जमा रख सकते हो खुद के पास। ठीक है, खुद के पास जमा होता है एसएलआर, बैंक के पास, जो सेंट्रल बैंक के पास कमर्शियल बैंक जमा करती है, उसे हम बोलते हैं सीआरआर। और सीआरआर में कोई भी लोन नहीं, सॉरी, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है बैंकों को, मगर एसएलआर में मिल सकता है। अगली अगली स्लाइड में है इसका डिफरेंस, हमने देखा है। ठीक है, रबर अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक होता है। तो रेपो रेट जो होता है ना, ये रीपर्चेज रेशियो है। मतलब इसमें जो रेपो लिखा हुआ है ना, तो आर ई से मतलब है री, है ना, आर ई से होता है री, और पीओ से परचेज है। ठीक है, तो रीपर्चेज रेशियो होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब ये क्या होता है, तो इसमें ये रहता है कि जो कमर्शियल बैंक है, ठीक है, ये लोन्स लेती है, इससे सेंट्रल बैंक से। कैसे मिलती है इसको, सिक्योरिटीज को रख के, है ना, अपनी सिक्योरिटीज को ये रखती है। और सिक्योरिटीज को ये गिरवी रखती है किसके पास, सेंट्रल बैंक के पास, है ना। सेंट्रल बैंक यानी कि केंद्रीय बैंक की बात हो रही है, आरबीआई किसके पास रखती है, आरबीआई के पास, और फिर आरबीआई लोन देती है किसको, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, तो ये होता है कौन सा, रीपर्चेज रेपो रेट, बैंक रेट। और इसमें एक यही डिफरेंस होता है कि बैंक रेट में क्या होता है कि सेंट्रल बैंक देती है जो लोन सेंट्रल बैंक देती है किसको, कमर्शियल बैंक को, तो वो बिना सिक्योरिटीज के दिया जाता है। जबकि रेपो रेट में जो लोन देती है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, उसमें सिक्योरिटीज लगता है। इसमें सिक्योरिटीज लगता है और इसमें सिक्योरिटीज नहीं लगता है। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि रिवर्स रेपो रेट ये रहता है कि जब जो जो सेंट्रल बैंक है ना, जो सेंट्रल बैंक है ये अपनी सिक्योरिटीज, सेंट्रल बैंक है, ये अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रखता है किसके पास, कमर्शियल बैंक के पास, और कमर्शियल बैंक से ये लोन लेता है। ठीक है, कमर्शियल बैंक से लोन कौन लेता है, सेंट्रल बैंक, यानी कि कौन, आरबीआई। आरबीआई लोन ले लेता है किससे, कमर्शियल बैंक से। कैसे लेता है, सिक्योरिटीज को रख करके। तो और इसमें अगर आप बात करें ना, तो रेपो रेट हमेशा ज्यादा होता है किससे, रिजर्व रेपो रेट से। ठीक है, क्योंकि अब ये बात है ना यार कि आरबीआई कौन है, बैंकों के मामले में अगर देखें तो भैया वो अपना दादा है, बड़ा दादा है। ठीक है, तो बड़े दादा से आप ज्यादा ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे उनसे, और वो अगर कुछ लेंगे आपसे तो आपको कम पैसे में ही देना पड़ेगा उसको। ठीक है, दादा, छोटे दादा, बड़े दादा की बात आ जाती है। तो ये कौन सा हो गया, क्वांटिटेटिव टूल हो गया। अब क्वालिटेटिव टूल क्या होते हैं, एक पहला आता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मार्जिनल से ही समझ में आ रहा होगा कि एक मार्जिन पहले से ही तय कर दी जाती है कि इस मार्जिन से ऊपर आप लोन लोन नहीं दे सकते। ठीक है, और ये अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मतलब जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए हैं, इन 100 रुपए में से आप जो है केवल इतना ही यूज कर सकते हो। मान लीजिए कि 80 रुपए लिख दिया, आप मार्जिनल है, मार्जिन आपकी तय कर दी है, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो अननेसेसरी, है ना, जो अननेसेसरी फील्ड है, यानी कि गैर जरूरी जो क्षेत्र हैं, उनको लोन देने से रोकने का इसमें मेन फोकस रहता है। ठीक है, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में ये रहता है कि जो आरबीआई, जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हम यहाँ पे आरबीआई की ही बात करेंगे, तो आरबीआई क्या करता है, अपर लिमिट को तय कर देता है। ठीक है, अपर लिमिट इज डिसाइडेड बाय आरबीआई। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उसमें बोल दिया कि भाई 1,000 रुपए है, आप इस 1,000 रुपए से ज्यादा आप लोन नहीं दे सकते। ठीक है, और मार्जिनल रिक्वायरमेंट का है कि 1,000 आपकी अपर लिमिट तय कर दी, अब इस 1,000 में से आप किस सेक्टर को कितना कितना लोन दोगे, ये तय कर दिया जाता है आरबीआई के द्वारा।
तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, मार्जिनल रिक्वायरमेंट और रेशनिंग ऑफ क्रेडिट। ठीक है, अब आते हैं हम मॉरल सुएशन में। तो मॉरल सुएशन में क्या होता है कि जो आरबीआई होता है, ये आरबीआई जो है अपने जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको उनको एडवाइस करता है। ठीक है, एडवाइस करता है कब, मतलब जब इन्फ्लेशन हो रहा है तब तुम्हें क्या करना है, जब डिफ्लेशन हो रहा है तब तुम्हें क्या करना है, जब रिसेशन का पीरियड है तब तुम्हें क्या करना है, क्या आपके बैंक रेट होने चाहिए। तो यहाँ पे वो बस बोलता है कि भाई देखो, हम चाह रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो, हम चाह रहे हैं कि तुम ऐसा कर लो। ठीक है, ये रहता है, मतलब एक तरीके से ये है कि एडवाइस दी जाती है, सजेशन दिया जाता है कमर्शियल बैंक को आरबीआई की तरफ से, ये होता है मॉरल सुएशन। ठीक है, फिर कंज्यूमर क्रेडिट क्या होता है, तो रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट और कंज्यूमर क्रेडिट एक ही चीज होती है, आपको अलग अलग नाम इसमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली मतलब इसमें ये बोला जाता है कि जब इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, तब बैंक को जो लोन वो देता है वो कम कर देना चाहिए, और जब डिफ्लेशन वाली सिचुएशन रहती है तब लोन देने की जो वो कैपेसिटी रहती है वो बढ़ा देना चाहिए। तो कंज्यूमर क्रेडिट ये रहता है, इसमें कंज्यूमर क्रेडिट सप्लाई इज रेगुलेटेड थ्रू द इंस्टॉलमेंट ऑफ सेल्स एंड हायर परचेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, यानी कि इसमें दो चीजें रहती हैं, एक तो इन्फ्लेशन वाला पीरियड आ गया और दूसरा ये हो गया कि कोई भी कंज्यूमर है जो वहां से किससे लोन वगैरह ले रहा है, तो उसकी जो हिस्ट्री है उसके आधार पे आप तय करें कि किसको कितना लोन कहाँ कितना देना है। ठीक है, फिर होता है पब्लिसिटी। तो पब्लिसिटी तो देख के आपको समझ में आ रहा है, और डायरेक्ट एक्शन यानी कि फिर आरबीआई करेक्ट डायरेक्ट एक्शन लेने लगता है कि हाँ, हो गया तुम्हारा काम, धन्यवाद, इतना बस, इतना अब हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो जैसे कि आप देखा भी होगा कि आपने कई बार जो है वो एक कोई सी स्कीम शुरू करी थी, जिसमें मैं बताऊंगा आपको अगली स्लाइड में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ऊपर बात करेंगे, कि जिसमें आरबीआई जो रहता है वो निगरानी में रख लेता है, ठीक है, अपनी निगरानी में रख लेता है किसी बैंक को, और जब तक उसका काम का सुधर नहीं जाता तब तक वो उसकी निगरानी में रखा रहता है। ठीक है, तो ये होता है क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल। तो क्वांटिटेटिव यानी कि अ, मात्रात्मक यंत्र या फिर उपयोग, और ये होता है गुणात्मक उपयोग। तो अब मात्रात्मक में आपको समझ में आ रहा होगा कि इससे मात्रा तय हो जाती है कि है ना, बैंक रेट पॉलिसी है, मार्केट ऑपरेशन है, तो इसमें मनी सप्लाई कम होगी कि ज्यादा होगी, इससे मात्रा तय हो रही है किसकी, मनी की। मनी की क्या मात्रा तय हो रही है, सप्लाई की। ठीक है, अब क्वालिटेटिव क्या है, यानी कि गुणात्मक, तो गुण बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई इतना कर लो, इसमें इतना कर लो, अब हम तुम्हें बोल रहे हैं कि ऐसा कर लो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप है ना ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर हम आते हैं कि थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं, कि जैसे हमने लीगल रिजर्व रेशियो देखा, ठीक है, तो लीगल रिजर्व रेशियो के अंदर दो आते हैं, एक होता है सीआरआर और एक होता है एसएलआर। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रेडिट रिजर्व कैश रिजर्व रेशियो, और इसको बोलते हैं स्टेचरी रिजर्व रेशियो। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजीज पढ़ें, है ना, आप इकोनॉमिक्स में जब भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ें तो इंग्लिश को वरीयता देना, अच्छा? हिंदी को थोड़ा कम देना, क्योंकि इंग्लिश क्या है आपको इकोनॉमिक्स में इजी पड़ेगी। जैसे ये वाली तो इजी है, जैसे अब ये कैश रिजर्व रेशियो है तो नगद आरक्षण अनुपात होता है, और ये स्टेचरी रिजर्व रेशियो है, एसएलआर। इसको लिक्विडिटी रेशियो बोलते हैं, मैंने एसआरआर कर दिया है, ये स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं कि सीआरआर इज डिपॉजिटेड बैंक रेशियो एट आरबीआई। ठीक है, ये जो जमा है, ठीक है, मतलब कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंक के पास अपना जमा रखते हैं। इसमें क्या है कि इसमें जो जमा है बैंक स्वयं अपने पास रखता है। ये हमने डिफरेंस देख लिया था, ये भी हमने देख लिया था कि ये जो डिपॉजिट है, ये जो जमा है, ये केवल नगद रूप में होना चाहिए। इसमें नगद भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, और अदर सिक्योरिटीज भी हो सकती है जो आरबीआई के द्वारा अप्रूव्ड हो। आरबीआई के द्वारा जो अप्रूव्ड नहीं है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, ये क्या, ये किसमें मदद करता है, ये मनी की जो फ्लो है, मनी का जो फ्लो है, मनी मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित करने में मदद करता है। और ये मदद करता है कि एकदम से कोई अगर मांग बढ़ जाती है तो उसको कैसे टैकल करना है, ये उसमें मदद करता है। ठीक है, जैसे यही बैंक के पास रखना है, आप जैसे मान लीजिए कोई बैंक है, उसने 1,000 रुपये डिपॉजिट किया हुआ है, और उसमें से 4% मान लो कि आपका सीआरआर है, तो 4% अगर आप इसका निकालोगे तो 40 रुपये आता है, बचा कितना, 960 रुपये। अब इस 960 में से मान लीजिए कि
10% आपका SLR हो गया, ठीक है, तो 96 रुपीज़ SLR में चले गए। अब बचा कितना बैंक के पास? 900 रुपये। तो ये जो 96 रुपीज़ है ये इसलिए है कि एकदम से कोई अगर आ जाए, कोई कस्टमर इनके पास आ जाए जिसका बैंक खाते में जिसका खाता हो उस अकाउंट बैंक में, और वो अगर डिमांड कर दे एकदम से, तो उसको आप पैसे दे पाओ। ये मेन पर्पस होता है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो का, है ना? ये बैंक के साथ मेंटेन किया जाता है और ये बैंक खुद रखता है। ये रेगुलेट करता है तरलता, अर्थव्यवस्था में तरलता को निर्धारित करता है, और ये क्रेडिट फैसिलिटी को निर्धारित करता है। ठीक है, अब जैसे ये 96 रुपीज़ है, अब ये 96 रुपीज़ को ये चाहे तो दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना? ये वाला में मेन पर है उसमें। बैंक इसमें क्या होता है कि बैंक को इसमें वो नहीं मिलता है, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है किसमें? CRR के डिपॉजिट में, मगर SLR के डिपॉजिट में बैंक को इंटरेस्ट मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक से डिफरेंस है। आप 3 नंबर में इसको ध्यान रखिएगा, अगर 5 नंबर में आ जाए तो आप 5 नंबर में भी इसको टैकल कर सकते हैं। 6 पॉइंट्स हैं ये टोटल, और कुछ पॉइंट्स अगर वहीं पर ही बैठे बैठे अगर आपको याद आ जाए तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक पॉइंट ये है कि एस एल आर और जो CRR है इनका रेशियो, मतलब इनका जो वो रहता है, परसेंटेज रहता है, तो CRR का तुलना SLR से अगर तुलना करें तो कम होता है, और SLR का ज़्यादा होता है। ठीक है, फिर दूसरी स्लाइड है जिसमें बैंक रेट और रेपो रेट के ऊपर हमने बात करी है। जैसे बैंक रेट में भी हमने देखा था कि RBI जो है किसको लोन देता है? कमर्शियल बैंक को। और रेपो रेट में भी हमने बात क्या करी थी कि RBI ही किसको लोन दे रहा है? कमर्शियल बैंक को। तो अब ये दोनों कंफ्यूजिंग वाले पॉइंट हो गए थे कि भाई जब दोनों एक ही चीज़ है तो फिर अंतर क्या है? तो यहाँ पे मैंने अंतर दिए हुए हैं। एक, चार्जेस अगेंस्ट लोन ऑफर्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू कमर्शियल बैंक। ठीक है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो लोन देता है उसके ऊपर जो चार्ज लगता है वो होता है बैंक रेट। ठीक है, और रेपो रेट क्या होता है? इट इज चार्ज फॉर द रीपरचेजिंग द सिक्योरिटी सोल्ड बाय द कमर्शियल बैंक टू सेंट्रल बैंक। है ना? जैसे कि मान लीजिए कि कोई कमर्शियल बैंक है के पास सिक्योरिटी है, इस सिक्योरिटी को इसने RBI के पास रख दिया है। ठीक है, अब इस सिक्योरिटी की मान लीजिए कीमत 2000 है, तो इस 2000 की कीमत में RBI के पास रख दिया और RBI ने इसको 1600 रुपये दे दिए। अभी 1600 रुपये पे चार्ज लगेगा, मतलब इंटरेस्ट लगेगा। अब ये जो इंटरेस्ट होगा वो कौन सा होगा? रेपो रेट इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी की बात हो गई, तो रेपो रेट में सिक्योरिटी लगती है और यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं लगती है। ये लिखा भी हुआ है, नो करेक्ट collateral is involved while charging bank rate. Collateral bond security are involved while charging repo rate. इट इज़ हायर देन रेपो रेट। बैंक रेट जो है रेपो रेट से हायर रहता है और ये बैंक रेट से कम रहता है। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, यानी कि दीर्घकालिक वित्तीय ज़रूरतों की पूर्ति के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और ये अ, कम समय के लिए जो है वित्तीय फोकस पे किया जाता है, मतलब वित्तीय ज़रूरत की पूर्ति के लिए किया जाता है ये कम समय के। ठीक है, तो बेसिकली हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी था ये खत्म हो चुका है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, आप देख सकते हैं। जैसे रिजर्व रेपो रेट इज अ टूल यूज्ड बाय RBI टू, है ना? रिजर्व रेपो रेट जो RBI यूज करती है वो क्यों करती है यूज? अब जैसे कि आपको पता है कि जो रेपो रेट होता है उसमें रेपो रेट में क्या होता है? कमर्शियल बैंक के पास पैसा आता है, तो इससे क्या होता है? लिक्विडिटी जो होती है वो बढ़ती है। अगर जब आप रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो रिजर्व रेपो रेट में क्या होता है कि जो RBI है वो अपनी सिक्योरिटीज गिरवी रखता है किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास। और सिक्योरिटी रखने के बदले में क्या ले लेता है? उनसे पैसे ले लेता है। ठीक है, ये पैसे और ये सिक्योरिटी, तो यहाँ से क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो रहा है क्या? पैसा। तो इसका टूल क्यों यूज होता है? एब्जॉर्ब लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, फिर फिर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन को लेकर के है, हम अभी हाल देखा। अच्छा, ओपन मार्केट ऑपरेशन में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन करता कौन है? RBI। अगर इसके माध्यम से करता है ये कमर्शियल बैंक के माध्यम। ठीक है, डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है RBI। ठीक है, तो इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू, CAC 2013 में आया था, बोरोविंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम RBI, lending by commercial bank to industry and trade, purchase and sales of government security by RBI, none of the above। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा? परचेज एंड सेल्स ऑफ सिक्योरिटी बाय RBI। और ये डेली बेसिस पे होता है, हाँ डेली बेसिस पे होता है ये। अगर
ये मतलब ऐसा नहीं है कि 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार होता है, डेली होता है ये। अब ये एक टेक्निकल क्वेश्चन है कि आरबीआई ने अपना स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशियो 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिया है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन, क्या होगा, ठीक है। 50 पॉइंट कम कर दिया, इसका सीधा मतलब ये है कि एसएलआर जो है, एसएलआर का जो रेट है वो कम होगा, ठीक है। अब जब एसएलआर का रेट कम हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये 4 था, अब एसएलआर का रेट हो गया 3, तो इसका मतलब ये है कि अगर उसके पास 100 रुपये होते थे तो पहले उसको 4 रुपये अपने बैंक को अपने पास ही रखना पड़ते थे, अब 3 रुपये रखेगा, तो बचा कितना, 1 रुपये। तो अब ये जो 1 रुपये है वो ये यूज़ काय में कर लेगा, क्रेडिट देने में यूज़ कर लेगा, ठीक है। तो क्या क्या ऑप्शन है, इंडियन इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली, मतलब अप्रतिम तरीके से भारतीय जीडीपी बढ़ेगी। जो एफआईआई है, एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इन टू अवर कंट्री, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंक सिस्टम। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन लग रहा है वो सी वाला है, कि शेड्यूल बैंक जो है वो अपने जो लोन देने की जो दर है उसमें उसमें कमी कर सकते हैं वो, क्योंकि अब वो ज़्यादा लोन दे सकते हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है लोन देने के लिए, तो वो लोन का जो रेट है वो कट कर लेंगे, ठीक है। फिर यूपीएससी का क्वेश्चन था, सीएससी का 2015 का। एक और क्वेश्चन है कि इंडियन इकोनॉमी में कंसीडर करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमने देखा ही ऊपर, बैंक रेट है क्वांटिटेटिव में, और ओपन मार्केट ऑपरेशन भी क्वांटिटेटिव में था। पब्लिक डेब्ट और पब्लिक रेवेन्यू नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट सेक्टर किस में आ जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी में, ये दो है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सी 1 एंड 2, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही था, है ना। बाकी फिर ऐसा है कि आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आने वाली जो क्या बोलते हैं हमारे लेक्चर रहेंगे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही है, मैं विदा देता हूँ आप लोगों से, धन्यवाद। मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। और कमेंट सेक्शन में आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन से इकोनॉमिक्स के कौन से उसमें चाहिए। अगर आप इकोनॉमिक्स नहीं करना चाहते हैं, आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट देखना है, जैसे मध्य प्रदेश की रियासत है उसके ऊपर भी काफ़ी डिबेट रहती है, लोगों के पास मटेरियल नहीं है, तो आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स वगैरह पे देख करके जितना जल्दी हो सकूँगा उसके ऊपर रिप्लाई करके काम करेंगे और आपको वो चीज़ प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।